हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे आज के सीडीपी के इस प्रैक्टिस सेट में। यूपी टेट हो या सी टेट हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग ये आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को आपको देखने को मिलेंगे। वो सभी क्वेश्चंस, तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ए शरीर के भार से, बी बुद्धि से, सी कंकाल से, या डी मांसपेशियों की वृद्धि से। अब देखिए आपसे पूछा क्या, शारीरिक विकास, तो केवल शारीरिक विकास पूछा है। शारीरिक विकास का संबंध किससे नहीं होता है? तो देखिए शरीर के भार से बिल्कुल होता है भाई। शारीरिक विकास जो होता है, शरीर का भार बढ़ता है, वो तो संबंध होता है। कंकाल तंत्र से बिल्कुल होता है भाई। आपकी हड्डियां बढ़ती हैं तो खोपड़ी बढ़ती है, पैरों की हड्डियां बढ़ती हैं, हाथों की हड्डियां बढ़ती हैं, तो सभी आपका कंकाल तंत्र होता है, ये भी बढ़ता है। मांसपेशियों की वृद्धि बिल्कुल होती है, आपकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है, तभी तो आपका शारीरिक विकास होता है। लेकिन जो बुद्धि है, ये आपका शारीरिक विकास से संबंधित नहीं रखती है, ये आपकी मानसिक विकास से संबंध रखती है। इसलिए हमारा यहाँ पर नहीं पूछा था, तो हमारा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए प्याजे, बी कोहलबर्ग, सी गिलिगन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, वो दिया था आपके जीन प्याजे। जो जीन प्याजे महोदय हैं, जिन्होंने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके अंतर्गत 4 चरण बताए हैं, ये आपको पता होगा। वही जीन प्याजे हैं, उन्होंने सबसे पहले नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। वैसे आपका नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने भी दिया, ये भी फेमस है, लेकिन सबसे पहले आपका जीन प्याजे ने दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? जो आरटीई एक्ट है हमारा, वो एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना है शिक्षकों को, वो कितना है? ऑप्शन ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे, या डी 48 घंटे। तो देखिए वो सप्ताह में है आपके 45 घंटे, यानी कि 45 आवर्स आपके जो है एक सप्ताह में टीचर को वर्क करना होता है। इस ऑप्शन हमारा आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए आर्मी अल्फा टेस्ट, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या डी चित्रांकन परीक्षण। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है, वो आपके डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया है 12 से 16 वर्ष के बच्चों हेतु। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए 160, बी 150, सी 140, या डी 135। अब देखिए आपसे पूछा है यहाँ से बुद्धि लब्धि निकालनी है आपको, तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, यही होता है। अब देखिए रखिए, आपको MA मतलब आपकी मानसिक आयु, मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन CA आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का मोहन है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष की इंटू 100। अब इसको काटा पीटी कीजिए, 5 से 100 जाएगा 20 बार, 20 पंजा 100। अब 20 इंटू 8 कितना हुआ? 8 दूनी 16, 160। IQ निकल कर कितना है आपका? 160। 160 हमारा ऑप्शन ए में है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, क्योंकि 140 प्लस जो बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ऑप्शन ए चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, बी प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण आधार पर, सी स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनोवैज्ञान थॉर्नडाइक जो थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो व्यक्ति को बांटा है वो बांटा है आपका ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, स्वतंत्रता व सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा इसमें, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ऑप्शन ए राइट होगा आपका, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को बांटा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? अब व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण टीएटी, ऑप्शन सी शब्द साहचर्य परीक्षण, या डी 16 पीएफ परीक्षण। अब देखिए जो व्यक्तित्व का हैं तो सारे के सारे व्यक्तित्व के परीक्षण, लेकिन प्रक्षेपी कौन सा नहीं है? प्रक्षेपी नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी 16 पीएफ। जो 16 पीएफ परीक्षण है ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं होता है, जबकि ये सारे के सारे प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं। रॉर्सा स्याही धब्बा आपका हरमन रॉर्सा, टीएटी मुरे और मॉर्गन ने दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन में कौन सी मानसिक क्रियाएं चलती हैं? ऑप्शन ए निष्कर्ष निकालना, बी अमूर्त प्रक्रिया, सी तर्क वितर्क प्रक्रिया, या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए जब भी आप चिंतन करते हैं तो एक चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है भाई। आप मानसिक आपकी बुद्धि का काम करती है उसमें, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं? उसमें देखिए निष्कर्ष निकालना बिल्कुल होता है, कोई आप चिंतन करते हैं तो निष्कर्ष भी निकालते हैं। अमूर्त प्रक्रिया होती है चिंतन, बिल्कुल। तर्क वितर्क की प्रक्रिया होती है, तो ये सभी के सभी होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं। अब मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, बी सीखने के अनुभव, सी व्यवहारात्मक परिवर्तन, या डी उपयुक्त सभी। अब देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद ये शैक्षिक उद्देश्य बिल्कुल होते हैं भाई। शैक्षिक उद्देश्य क्या है आपके, सीखने के अनुभव क्या क्या हैं, व्यवहारात्मक परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ये सभी आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के पद होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सामाजिक संतुलन, बी समता व समान अवसर, सी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या डी विश्व बंधुता। तो देखिए यहाँ पर आपका समावेशी शिक्षा जो होती है आपकी, एक ही छत के नीचे सभी विभिन्न प्रकार आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक ही साथ बैठा करके शिक्षा दिया जाना ही आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये होती है समता और समान अवसर के आधार पर, यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान करती है ये। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, या डी सिकंदराबाद में। तो देखिए राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है वो आपका कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, बी स्किनर, सी एबिंगहॉस, या डी बार्टलेट। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एबिंगहॉस। जो एबिंगहॉस है उन्होंने सीखने के रूप में, जो सीखने की सामग्री है उसके रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। अब क्यों किया है? उनका मानना है कि जो बच्चे निरर्थक शब्दों से धीरे धीरे उनको सार्थक शब्दों की ओर ले जाना बच्चा आसानी से सीख लेता है, इसलिए उन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीखने में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसकी देन है? ऑप्शन ए फ्रायड, बी थॉर्नडाइक, सी थ्रस्टन, या डी बंडूरा। अब देखिए आपसे पूछा है प्रयास व त्रुटि, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो प्रयास एवं त्रुटि जो है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। इसी को आपका एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। ये आपका किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही बी राइट होगा। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, और थर्स्टन ने बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था, थर्स्टन महोदय ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है, थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चालक अधिगम के लिए, बी शाब्दिक अधिगम के लिए, सी प्रसूत अनुबंधन के लिए, या डी आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर का बॉक्स जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है आपका प्रसूत अनुबंधन के लिए। जो प्रसूत अनुबंधन के लिए आपका स्किनर का प्रयोग किया जाता है। स्किनर का जो सिद्धांत है इसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पुनर्बलन पर आधारित है यह सिद्धांत, पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत है। इसमें आपको चूहों पर प्रयोग किया था इसने, स्किनर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी फ्रेंड्स, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी पढ़ना व लिखना सीखना, या डी बौद्धिक विकास।
देखिए, आपसे शिक्षा का उद्देश्य अति महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा। हालाँकि ये सारे के सारे उद्देश्य हैं शिक्षा के भी, बौद्धिक विकास भी करना, पढ़ना-लिखाना भी सिखाना, आजीविका कमाना। लेकिन आपसे पूछा है अति महत्वपूर्ण आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब भाई देखिए, जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है मतलब सभी तरह का विकास। अब इसी ऑप्शन में ये सारे के सारे आ गए। भाई सर्वांगीण विकास का मतलब आजीविका कमाना, पढ़ना-लिखना, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सभी के सभी आपके एक ही ऑप्शन में आ गए, मतलब सर्वांगीण विकास। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सीखना स्थायी होता है? किस मतलब कि किस तरह का सीखना आपका स्थायी होगा? ऑप्शन ए रटकर, बी सुनकर, सी समझकर या डी देखकर। तो देखिए, सबसे स्थायी होगा वो होगा समझ कर, किसी बात को समझ करके अपनी समझ से सीखना, वो आपका सबसे स्थायी होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 16 हो गया फ्रेंड्स। चलिए, नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। अब सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है इसका प्रथम पद क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, बी शिक्षण, सी योजना बनाना या डी प्रस्तावना। दो माइक्रो टीचिंग जो होती है आपकी, सूक्ष्म शिक्षण होता है उसका सबसे प्रथम चरण होता है वो आपका योजना बनाना होता है। जो योजना बनाते हैं आप, वो आपका प्रथम चरण में आता है माइक्रो टीचिंग का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। माइक्रो टीचिंग 36 मिनट तक चलती है टोटल आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 18, कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी है? अब कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी करके सीखने की विधि, सी पाठ्य पुस्तक विधि या डी प्रदर्शन विधि। अब देखिए, छात्रों को सीखने में सबसे अधिक प्रभावी पूछा आपसे, तो सबसे अधिक प्रभावी क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी करके सीखने की विधि। भाई जब बच्चा खुद से करके सीखेगा वो सबसे अधिक प्रभावी होगा उसकी लर्निंग, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी जो होता है, टीचर और स्टूडेंट के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? ऑप्शन ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का या डी ये सभी। तो देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए उन दोनों के बीच में, सम्मान भी होना चाहिए, इसलिए ये सभी के सभी आपके होने चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? अब कौन सा तत्व नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए माध्यम, बी अंतःक्रिया, सी प्रतिपुष्टि या डी पुनर्बलन। अब देखिए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो आपकी संप्रेषण या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? जैसे आप कोई दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए तभी संप्रेषण होगा। भाई दो लोग हैं ए और बी, इसने कुछ आपको मैसेज टाइप करके भेजा या कैसे भी भेजा, तो बीच में माध्यम भी आया। भाई मान लीजिए फ़ोन से बात कर रहे हैं तो बीच में फ़ोन आपका जो नेटवर्किंग है वो एक माध्यम हो गई। यहाँ से आप मैसेज चला, बीच में माध्यम आया, इसने रिसीव किया, डिकोडिंग की इसको फिर इसने सुन करके उसकी वापस प्रतिपुष्टि की। यानी माध्यम भी होना चाहिए, अंतःक्रिया भी होनी चाहिए और प्रतिपुष्टि भी होनी चाहिए। लेकिन पुनर्बलन जो है ये संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होगा। सॉरी फ्रेंड्स, डी ऑप्शन राइट होगा, पुनर्बलन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।